शुभ शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। आप देख रहे हैं जी बिजनेस, ये है शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नया वित्त वर्ष, नई सीरीज और नया साल, इन सभी के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिल सर भी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। नए साल की सर आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। थोड़ा आपका चेहरा देखने का मन हो रहा था सर, क्या हो गया ये? गुड मॉर्निंग दीप, आपको, हमारे सभी दर्शकों को, पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों ही फाइनेंशियल ईयर 2023 और साथ ही हमारा हिंदू नववर्ष जो कल गुड़ी पड़वा का बड़ा त्योहार है, इन दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक्चुअली मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आज एक और दिन भी बड़ा स्पेशल है, अप्रैल फूल्स डे। तो आज जहां मैं पहुंचा हूँ, राजस्थान में हूँ, और वहां से पता चला कि कनेक्टिविटी के कुछ इश्यू हैं, तो लगता है सुबह सुबह मेरा अप्रैल फूल बना है। तो जब तक कनेक्टिविटी दुरुस्त ना हो तब तक मैंने सोचा चलिए आपसे फोन पर ही बात की जाए। तो टीवी ना सही, रेडियो ही सही। तो आज थोड़ी देर जब तक ये कनेक्टिविटी दुरुस्त होती है तब तक हम फोन पर बात करेंगे। लेकिन आपको और सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं सर, और आशा करते हैं कि जल्दी ये जो नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं इसे हम सुलझा पाएं। बट चिंता नहीं करिए, अनिल सर हमारे साथ हैं, पूरी स्ट्रैटेजी देंगे, एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, पूरे शो में हैं हमारे साथ। आज दोपहर में भी अनिल जी रहेंगे, तो परेशान नहीं है, बस जल्दी से इस कनेक्शन को चुस्त दुरुस्त करते हैं और फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं। आइए, तब तक सर फुई फोन पर हैं, उससे पहले मैं आपको आज के लिए जो बड़े ट्रिगर्स हैं ये बता देता हूं। कल यूएस ने बड़े कदम उठाए। 6 महीनों के लिए रोज 10 लाख बैरल प्रतिदिन अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स, अपने भंडार से ये रिलीज करेंगे ताकि सप्लाई कम किया जाए, सप्लाई को मैनेज किया जाए, बढ़ाया जाए और डिमांड को भी मैनेज किया जाए। उसकी वजह से हमने देखा कच्चे तेल में बड़ी गिरावट आती हुई देखिए, 105 पर आ गया है ब्रेंट, और 100 के नीचे भी हमने नाइमेक्स को जाते हुए देखा। सो तेल से आ रही है बड़ी राहत, पर परेशानी आ रही है, थोड़ी मंदी का डर अब यूएस में आते हुए दिख रहा है। कल दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो उनकी बॉन्ड यील्ड है वो हमने उलटते हुए देखी। यील्ड इन्वर्जन जिसे कहते हैं, जो एक संकेत होता है मंदी का, इसका बाजार पर प्रभाव दिखा। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार फिसले, 550 अंक टूटकर डाउ दिन के निचले स्तरों पर बंद होते हैं आपको दिखा। आज नए वित्त वर्ष की हो रही है शुरुआत, कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसका जो इंपैक्ट होता है आपका, उस पर भी करेंगे चर्चा। पर नए वित्त वर्ष शुरू हो रहा है तो क्या रहेगा आउटलुक, इस पर भी कुछ खास बातें करनी है। और इसके साथ ही नेचुरल गैस के दाम जो $5.93 लग रहा था, उसके मुकाबले $6.1 पर आते हुए दिखे, तो 2 गुने हो गए हैं नेचुरल गैस के दाम। थोड़ा इंपैक्ट उसका भी आते हुए दिखेगा। किन सेक्टर्स पर होगा प्रभाव, आप पर क्या पड़ेगा असर, इसके बारे में भी करेंगे बस कुछ ही देर में चर्चा। अनिल सर, एक बार जरा कच्चे तेल से ही करते हैं शुरुआत सर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी का आ रहा है। रोज हम इस पर बात भी कर रहे थे, आपने भी कहा कि अब लग रहा है कि 110 111 के ऊपर जाने में से परेशानी होगी। और कल जो अमेरिका ने यह बड़ा कदम उठाया है, अपने भंडार से रोज 10 लाख बैरल अगले 6 महीनों के लिए रिलीज करेंगे ताकि सप्लाई बढ़ सके, कैसे देखें इसको सर, और इसका जो इंपैक्ट तेल पर है? दीप, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी चीज है कच्चे तेल के लिहाज से जो हुई, क्योंकि इससे कच्चे तेल के दामों में डेफिनेटली एक अपसाइड आपके लिए खत्म हो गई। और 10 लाख बैरल पर डे बढ़ाना मतलब छोटी बात नहीं है, और वो भी 6 महीने के लिए। क्योंकि जैसा आप बता दे रहे थे कि अंदाजा ये था कि शायद हम 2 लाख बैरल से ज्यादा का रिलीज होते हुए ना देखें, 1 महीने से ज्यादा के लिए ना आए। लेकिन यहाँ पर मतलब इसका मतलब क्लियर कट है कि अमेरिका है ना बहुत एग्रेसिवली, इससे दूसरा मतलब ये निकलता है कि अमेरिका है ना इस वॉर को है ना वैसे लड़ाई झगड़े से नहीं करना चाहता, आर्थिक मोर्चे पर लड़ना चाहता है। क्योंकि सैंक्शंस को लेकर लगातार अमेरिका है देखा है। इसमें भी अगर आप देखें तो मतलब साफ निकलता है कि कच्चे तेल के दाम अगर नहीं बढ़ते हैं और दुनिया भर में एनर्जी प्राइसेस नीचे रहते हैं, तो फिर रशिया के लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात नहीं होती। युद्ध होने पर उनके लिए जो कुछ भी उनका ऑयल और गैस प्रोडक्शन है, उसके दाम अगर अनाप शनाप नहीं बढ़ रहे तो कोई खास दिक्कत वाली बात दुनिया भर के देशों को नहीं होगी। तो ऐसा लग रहा है कि आज लगभग 6 हफ्ते होने आए हैं युद्ध को, कहीं कोई खत्म होने के अभी भी आसार थोड़े दूर हैं। लेकिन इस बीच में अगर अमेरिका ने किसी तरह का कोई एक्शन ये लिया नहीं है युद्ध के लिहाज से या लड़ने के लिहाज से, तो पूरी तरह से उनका एक्शन जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पर है। कल जो कुछ इनकी माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली कंपनियों पर भी उन्होंने बैन लगाने की बात कही है। तो एक एक करके वो किसी न किसी तरह से इस युद्ध का जो असर है इकोनॉमी के मोर्चे पर वो कम करना चाहते हैं। और इसलिए आज से उन्होंने बड़ा ऑयल रिलीज करने की बात की और लंबे समय के लिए की। यानी कि आप चिंता मत कीजिए, हमने इसी दिन के लिए ये बड़े ऑयल रिजर्व बना कर रखे थे अमेरिका में, और अब मौका आया है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव है
दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए, न सिर्फ अमेरिका के लिए और कच्चे तेल के लिए। फ्रेंकली बताऊं दीप, मुझे तो लग रहा था कि इस खबर के दम पर ब्रेंट क्रूड 100-102 डॉलर के आसपास आ जाना चाहिए। अभी भी 105 के आसपास से तोड़ने की कोशिश कर रहा है 105 डॉलर को, तो मेरे ख्याल से इसका असर कहीं ज्यादा है। प्राइस में अब भी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और गिरे। लेकिन एक चीज जो बढ़िया हुई है कि बार बार 105 से 115 डॉलर की रेंज में जो कच्चा तेल जा रहा था और 112 115 पर आता है, हमें लगता है कि अरे कहीं बढ़ ना जाए। अब मुझे लगता है कि वो रिस्क खत्म होती हुई दिख रही है और 105 के नीचे भी फिसलने की चांसेस बन सकते हैं। अभी हम लगभग उसके आसपास है और अगर वो बन गया तो हमारे लिए और अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में नए वित्त वर्ष की शुरुआत करने के लिए अगर हमारे लिए सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन कोई खबर है तो ये कच्चे तेल को लेकर है। दो बड़ी चीज, एक अपसाइड खत्म हो गई, दूसरी नीचे के लिए कच्चे तेल का दाम गिरने का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा पॉजिटिव हो चुका है और अगले कुछ समय तक मुझे लगता है कि इसका फायदा हमारे बाजारों को मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा ही संकेत है कि कच्चे तेल से राहत आती हुई दिख रही है। एक और बात, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कल शाम दाम बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं करी, यानी कि आज एटलीस्ट आपके लिए दाम नहीं बढ़े, बट पिछले 10 दिनों से हमने देखा है दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है, तो एक राहत वहां से भी और कच्चे तेल के दाम भी गिर कर आए हैं। पर सर, इस राहत के सामने कल जो अमेरिकी बाजारों में हुआ, इसके बारे में समझाएं। चलिए, परसों तो समझ में आता है 4 दिन की तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन है, पर कल जो आखिरी घंटे में 550 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर डाउ बंद हुआ, और ये जो बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन या यील्ड उलटने की जो बात आ रही है, मंदी का इंडिकेटर है, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है सर? क्या समझना है इससे? ये कल की गिरावट जो है ना, उसमें बड़ी बात नहीं कि डीप मार्केट गिर जाए थोड़ा बहुत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गिरावट की वजह थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस हो गई है ना। ये ऐसा नहीं सोचा था कि इस वजह से गिरेंगे कि अमेरिका में आर्थिक मंदी का डर है। दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। एक तो बाजार की गिरावट, 500 550 पॉइंट डाउ का गिरना, वो भी आखिरी घंटे में एकदम दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होना, ये अपने आप में थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वजह क्या है वो समझना जरूरी है और वो हमारे दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए कि कल अमेरिका में क्या हुआ जिसकी वजह से अचानक से अमेरिकी बाजार गिर गए। देखिए, ब्याज दरें होती है। आप जब भी बैंक में एफडी करवाने जाते हैं या बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको ब्याज कैसे मिलता है? आपको होता है ना कि 30 दिन की डिपॉजिट कराएंगे तो 3% मिलेगा, 1 साल की कराएंगे तो 4% मिलेगा, या 5 साल की कराएंगे तो 6% मिलेगा। तो आमतौर पर जो सिस्टम कैसा है, जितने लंबे समय के लिए आप डिपॉजिट कराएं उतना आपको ब्याज दरों में ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा ब्याज मिलेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म की रेट्स होती है कम और लॉन्ग टर्म जितनी लंबी अवधि के लिए जाएंगे उतनी होती है ब्याज दरें ज्यादा। ये एक कॉमन, एक आम नियम है पूरी दुनिया में ब्याज दरों को लेकर। कभी कभी इस नियम में बदलाव होता है और वो बदलाव क्या होता है कि शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें ज्यादा हो जाती है और लॉन्ग टर्म की कम। अब आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसे कि 3 महीने के लिए पैसा डालूं तो एफडी के 3 साल की या 5 साल की एफडी से ज्यादा पैसा मिल सकता है? नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कभी कभार जब ऐसा होता है तब उसका असर जो आगे दिखता है इकोनॉमी में, वो आने वाले समय में मंदी का इशारा करता है। कल अमेरिका में ऐसा ही हुआ। 2020 में पिछली बार हुआ था, 2019 के अंत में हुआ था, तब भले कोविड की वजह से मंदी आई हो लेकिन मंदी आ गई। लेकिन 2022 में अभी पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में जो 2 साल की ब्याज दरें हैं वो हो गई ऊपर और 10 साल की ब्याज दरें हो गई नीचे। इसका मतलब क्या है? अमेरिका के बाजार ये सोच रहे हैं अगले 2 साल में लगातार ब्याज दरें बढ़ेगी, शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ने वाली बात है। शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ जाएंगी और उसके बाद अल्टीमेटली 5 साल 7 साल 10 साल में तो वापस इससे कमी आना है। तो 10 साल की ब्याज दरें 2 साल की ब्याज दरों से कम हो गई, इसे समझना जरूरी है। तो ऐसे में इसे कहते हैं एक मंदी आने का पहला और पुख्ता संकेत। इसे आमतौर पर मजबूत संकेत मानते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ रही है, इसका असर भले ही शॉर्ट टर्म में ना दिखे लेकिन लॉन्ग टर्म में दिखेगा और लॉन्ग टर्म में असर इस बात को लेकर दिखेगा कि अर्थव्यवस्था में कमजोरी आएगी और इसी डर से अमेरिकी बाजार टूट गए। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि जब भी इस तरह की मंदी के संकेत आते हैं बाजार एकदम से और अचानक से नहीं गिरते। एक आध छोटा मोटा रिएक्शन दे सकते हैं जैसा कल आपने अमेरिका में देखा, लेकिन बड़ा और लंबा रिएक्शन ऐसे बाजारों में तभी आता है जब साल 1.5 साल की तेजी होने के बाद इस तरह का असर आता है। तो ऐसा बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि कल गिर गए इसका मतलब अमेरिकी बाजारों ने टॉप बना दिया और वापस उठेंगे नहीं, नीचे ही रहेंगे। बहुत चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन कल के गिरने की वजह समझना एक एकेडमिक पर्पज से जरूरी है ताकि अगली बार भी कभी आपको ऐसा हो तो आपको पता चले। लेकिन अगर आप व्यू 1.5-2 साल का ले रहे हैं तो फिर पहला संकेत ऐसा आया है अमेरिका में कि महंगाई ऊपर है, ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, 10 साल की ब्याज दरें 2 साल से नीचे होती हुई दिख रही हैं
और ऐसे में आगे चलते हुए अमेरिकी बाजारों में, अमेरिका की इकोनॉमी में मंदी आ सकती है। और जाहिर सी बात है, देखिए अमेरिका तो दुनिया का दादा है। अगर वहां मंदी आएगी तो आप और हम और पूरी दुनिया में असर तो पड़ता ही है, कम पड़े या ज्यादा पड़े। और शायद इसी वजह से बाजार वहां से टूटे हैं और उसका असर आप एसडीएक्स निफ्टी पे भी देख रहे हैं, सेंचुरी मार्क के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो लगभग लगभग सारे बाजारों में असर इसी वजह से होता हुआ दिख रहा है। और जब आर्थिक मंदी होती है तो सोना थोड़ा मजबूत हो जाता है। आपने सोने में मजबूती होती देखी। लेकिन दीप, इसके साथ ही एक अच्छी चीज और है, अगर आर्थिक मंदी का डर ही है तो फिर कच्चा तेल $100 पे क्यों, राइट? फिर कमोडिटीज इतनी ऊपर क्यों? तो इवेंचुअली कहीं कहीं हर एक प्लस का हर एक माइनस भी है। किसी अच्छी चीज के साथ कुछ खराब चीज भी है। तो अगर आर्थिक मंदी का डर है तो कमोडिटीज के दाम भी घटेंगे, ये होता हुआ दिखेगा। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, कई महीनों की बात है। लेकिन कल का रिएक्शन अमेरिकी बाजारों में सिर्फ इसी खबर पर आया जी। बिल्कुल, तो थोड़ी ये जो आउट ऑफ सिलेबस मंदी की बात कल निकल कर आई है, उसका डर थोड़ा बाजार में आपको दिख रहा है, इसलिए इंपैक्ट है। हालांकि आज सुबह डाउ फ्यूचर्स संभलते हुए दिख रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रहेगा इसका इंपैक्ट। चलिए सर, मंदी की बात तो बहुत हो गई, अब कुछ अच्छी बातें भी करते हैं। नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और पिछला साल तो बाजार के लिए बहुत ही बढ़िया रहा, एक दमदार रैली देखी। निफ्टी ने लगभग 20% के रिटर्न्स दिए हैं, स्टॉक्स कई सारे डबल होते हुए दिखे। ये जो नया वित्त वर्ष आज से शुरू हो रहा है, इस पर आपका क्या आउटलुक है? ये देखिए, नए वित्त वर्ष में सिंपल सी बात यह है कि ये साल मुश्किलों भरा है। मुश्किलों भरे साल में क्या होता है, हम आमतौर पर मुश्किल भरा साल उसे मानते हैं जिसमें पैसा बनाना आसान ना हो। और इस बार जो है ना, मुश्किल जो है ना, वो हमारी लोकल नहीं है, ग्लोबल है। और इस दो चीजों से मुश्किल आती है दिख रही है ग्लोबल मार्केट से। पहला, जियो पोलिटिकल टेंशन। कोई नहीं कह सकता कि यह रशिया और यूक्रेन के बीच में जो हुआ वो आखिरी था इस साल का, और अगले फाइनेंशियल ईयर में आगे कुछ रशिया यूक्रेन को छोड़ दें या बाकी कुछ और देशों के बीच में चाइना की तरफ से किसी तरह का और इस तरह का कोई काम नहीं होगा जो कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड डिस्टर्ब कर दे। इनफैक्ट उसकी संभावनाएं धीमे धीमे बढ़ रही है, राइट? दूसरा ये कि अमेरिका भी कहीं न कहीं अपनी दादागिरी को वापस स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा काम कर सकता है जो ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा पसंद कम आए। तो एक तो ग्लोबल रिस्क पॉलिटिकल लेवल पर बढ़ रही है, वो एक रीजन है। दूसरा रीजन है अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा। खतरा क्या है, वो तो सामने आ ही चुका है, बढ़ ही रही है। अब धीमे धीमे ब्याज दरें बढ़ेगी। देखिए, बढ़ती हुई ब्याज दरें इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी होती नहीं है। पैसा इक्विटी मार्केट से निकलकर डेट मार्केट की तरफ शिफ्ट होता है। रिस्क की एसेट से कम रिस्क वाली एसेट्स की तरफ आप जाते हैं। जो कल संकेत आपने देखा कि शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें बढ़ गई, लॉन्ग टर्म से ज्यादा वो रिसेशन के संकेत देते हैं। तो ये सारे संकेत वो हैं जिसमें आपके लिए पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और इसलिए हम इसे खराब मार्केट मानते हैं। लेकिन क्या अच्छे भाव और अच्छा बाजार दोनों साथ में मिलते हैं? जवाब उसका ना है। तो मैं इस वित्त वर्ष को इस लिहाज से देखूंगा, ये नहीं कि पैसा बनना मुश्किल होगा। डेफिनेटली हमारी स्ट्रेटेजी जो इस साल के लिए है वो है सेल ऑन राइज की है, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करने को लेकर है। जब जब भी शार्प फॉल मिलेंगे तब धीमे धीमे पैसा लगाएंगे, और इस बार बड़े मतलब चौके और छक्के मारने के लिए नहीं इंतजार करेंगे, सिंगल्स लेते रहेंगे, थोड़े थोड़े रिटर्न बनते रहे। कहीं 10% के रिटर्न आ गए, 12% के रिटर्न, 15% के रिटर्न स्टॉक्स में आ गए, इंडेक्स में 10% के रिटर्न आ गए, एक बार ले लीजिए, फिर से इंतजार कीजिए। शायद ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर बाजार आपको ढेर सारे मौके देगा। लेकिन इसके साथ ही दूसरी बड़ी चीज जो है, जब माहौल खराब हो या अनिश्चितता हो, तभी आपको कई सारे शेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भावों में इस साल मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखें तो जो लोग रैली को मिस कर चुके हैं, या जिन लोगों के पास पैसा है, या खासतौर से जिन लोगों के पास पिछले 2-3 साल में बड़ा कन्विक्शन और भरोसा आया है कि इक्विटी मार्केट से निवेश करके पैसा बनाया जा सकता है, मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए ये साल बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि ये साल आपको मौके बहुत देगा। और एक और चीज कहना चाहता हूँ, मौके शायद इंडेक्स में और बाकी दिग्गज शेयरों में तो मिलेंगे ही, लेकिन कई सारे मिड कैप शेयर आपको ऐसे होंगे जो करेक्शन में जरूरत से ज्यादा गिर जाए, और ऐसी सिचुएशन में वहां पर आपके लिए बढ़िया मौके मिलेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर को लेकर मैं इस लिहाज से उत्साहित हूँ कि बढ़िया मौके मिलेंगे निवेश करने के लिहाज से। और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उसको इस फाइनेंशियल ईयर में स्ट्रेटेजी ये रखनी चाहिए कि बस छोटे छोटे मुनाफे लेते रहें और इंतजार करें। हल्का फुल्का कैश हर वक्त आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, जिससे वो ठीक रहे। दूसरा ये कि थोड़ा बहुत गोल्ड, थोड़ा सोना आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए इस साल। तो अगर आप 10 से 15% पोर्टफोलियो में गोल्ड रख पाए तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। कोई गोल्ड बॉन्ड स्कीम जब भी सरकार की आए, 2.5% ब्याज मिल जाता है आपको गोल्ड की तरह ही, तो वो ज्यादा बढ़िया है फिजिकल गोल्ड रखने के बजाय। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आते हैं उसमें आप पैसा लगा लें तो थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा,
कभी भी ग्लोबल में कुछ खराब हुआ तो भी आपके पास गोल्ड तो है ही है ना। जी एब्सोल्युटली। तो थोड़ा इस साल बाजार के लिए उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, पैसे बनाने में मुश्किल होगी, बट अपने पोर्टफोलियो को आप संभाल कर रखें। और ऑफ कोर्स रोज अनिल जी तो आपके साथ होंगे ही इस पर सलाह विचार और एडवाइस देने के लिए। सर एक बार जरा ये जो नई सीरीज शुरू हो रही है इसके बारे में बताएं। पिछली सीरीज एटलीस्ट हमने एंडिंग तो अच्छी रिकवरी के साथ करी, वो जो बॉटम लगा था वहां से तो बढ़िया रिकवरी रही। अब नई सीरीज पर आपका क्या व्यू है? जी मेरे ख्याल से 4 सीरीज के बाद ये सीरीज ऐसी रही है जहां पर आपके लिए थोड़ा सा गेंस आते हुए दिखे, तो उस लिहाज से बढ़िया है। कम से कम ये है कि आपको रिलीफ मिली। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि पिछले 3 सीरीज के नुकसान मार्च सीरीज ने पूरे के पूरे कर दिए। तो अप्रैल सीरीज की शुरुआत में एक दो चीजें हैं दीप जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज तो ये कि अप्रैल की सीरीज की शुरुआत में जब हम एफआईज के ओपन इंटरेस्ट के साथ जो शुरुआत कर रहे हैं वो इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन 74% है। तो एक ही चीज मुझे सबसे बड़ी नेगेटिव आज अप्रैल की सीरीज में दिख रही है, वो ये कि एफआईज अगर 74% इंडेक्स लॉन्ग पे है तो और यहाँ से इंडेक्स तो खरीदेंगे नहीं, ये बात पक्की है। इनफैक्ट हो सकता है कल भले ही उन्होंने लॉन्ग नहीं की हो, लेकिन मुझे लगता है कल आखिर में काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है और उस शॉर्ट कवरिंग की वजह से मुझे लगता है कि एफआईज की तरफ से थोड़ा सा एक्शन आपको इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन पर ज्यादा दिख रहा है। तो थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन उनकी कम होगी, इस बात की पूरी पूरी संभावना। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप जो निफ्टी पर ओपन इंटरेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं वो 1,22,00,000 शेयरों के आसपास कर रहे हैं, यानी कि आप हल्के नहीं हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी जरूरी कि आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी लॉन्ग साइड पे ज्यादा है, तो थोड़ा सा वो एक रिस्क रहती है। तो एक और रीजन ये कि थोड़ी सी वायदा कारोबार की पोजीशन हल्की होना जरूरी है। पिछले महीने मार्च की सीरीज की हमने शुरुआत की थी 1,10,00,000 शेयरों पर की थी, इस बार 1,22,00,000 शेयर है। और रोल ओवर्स भी अगर आप देखेंगे तो 3 और 6 महीनों के हायर लेवल पर रोल ओवर हुए हैं निफ्टी में 82%, बैंक निफ्टी में 91% रोल ओवर। सोचिए लॉन्ग रोल ओवर काफी, 91% रोल ओवर बैंक निफ्टी के बहुत ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा सीरीज को हम हल्के नोट पर शुरुआत नहीं करके हेवी नोट पर शुरुआत कर रहे हैं, ये थोड़ी सी मेरे लिए चिंता की बात है। इसलिए एक बार पोजीशन हल्की होनी जरूरी है। अब आइए अप्रैल की सीरीज, आमतौर पर दीप अप्रैल की सीरीज अच्छी रहती है। 2016 से लेकर अब तक आप देखेंगे तो अप्रैल की सीरीज ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2020 तो फिर मतलब एक ही अलग ही चीज थी, वो अलग चीज है। बट अब मेरे ख्याल से ओवरऑल अप्रैल की सीरीज अगर आप पिछले 10-11 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब नेगेटिव बंद हुआ है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल की सीरीज में ऐसी चिंता की बात नहीं है, पॉजिटिव सीरीज रहती है। तो थोड़ा एक बार हल्का हो जाए, तो अगर यहाँ से इंडेक्स लेवल पर आपको एक हल्का फुल्का बढ़िया करेक्शन मिल जाए जो कि 17,150 की रेंज तक अगर निफ्टी को ले आए, तो वो एक बहुत बढ़िया मौका होगा वापस इस सीरीज में एंट्री करने का, और तब आपके लिए ये सीरीज बहुत बढ़िया बनेगी। तो शायद शुरुआत में एक मौका दे दे अप्रैल की सीरीज और उसके बाद बढ़िया तेजी का मौका बन सकता है। तो मैं इस सीरीज को लेकर पॉजिटिव हूँ, बस एक डिप चाहिए, उस डिप के बाद ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। जी। तो चलिए थोड़ा अगर बाजार हल्के हो जाएं तो उसके बाद आपको अच्छी मूव आ सकती है। अप्रैल का महीना वैसे भी बढ़िया रह सकता है, और मुझे याद है सर पिछले साल तो आपने हाईलाइट भी किया था, मार्च अप्रैल मई जो मिड कैप की रैली आई थी वो आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पकड़ी थी। वो याद करके आज अगर देखें सर तो कुछ स्पेशल शोज भी हमने तैयार करे नए वित्त वर्ष के लिए, मस्ती की पाठशाला भी है, कुछ और भी स्पेशल शोज हैं, जरा इसके बारे में भी एक हिंट दें सर। बिल्कुल जी। और पिछले साल जैसा तो अप्रैल में पता नहीं, मैं इस बार भी मैं वैसे पॉजिटिव हूँ इस महीने मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा 1-2 दिन और देखना चाहता हूँ बाजार का टोन किस तरह से रहता है। अगर समझिए ये ग्लोबल टेंशन नहीं होती तो फिर मैं पक्के तौर पर कहता कि अप्रैल की सीरीज आपके लिए मिड कैप्स के लिए आज से बड़ी एक्शन वाली रहेगी। फिर भी मैं लार्ज कैप्स के मुकाबले में उम्मीद कर रहा हूँ कि मिड कैप्स का प्रदर्शन बेहतर होगा। जहां तक कि आज की प्रोग्रामिंग का सवाल है, 8:30 बजे तो अभी हमारे सारे गेस्ट जुड़ने वाले ही हैं। हम उनसे इस बार पिक ऑफ द डे नहीं, इस साल की पिक लेंगे कि वित्त वर्ष 2023 के लिए कौन सा स्टॉक उन्हें पसंद है। 11 बजे आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल शो आ रहा है नए साल की पिक्स को लेकर। और नया साल आप चाहे वित्त वर्ष नया साल मान लें, चाहे गुड़ी पड़वा मान लें, कल भी बड़ा शुभ दिन है। तो हमारे 3 मेहमान होंगे हमारे साथ जो आपको वित्त वर्ष 2023 और नए इस हिंदू नव वर्ष के लिए आपको कुछ बेहतरीन पिक्स आपको देंगे जहां आप इस बाजार में निवेश कर सकते हैं। 1 बजे एक और बेहद इंटरेस्टिंग शो है, मिड सेशन होता है आपके जैसे मिड वीक जैसा, जहाँ पर थोड़ा सा मामला डल होता है, लोग थोड़े से ना रिलैक्स करने के मूड में होते हैं। तो एक हम बढ़िया शो वहां पर लेकर आ रहे हैं जो आपको रिलैक्स करेगा, अप्रैल फुल स्टॉक्स। ये आधा घंटे का शो वो होगा
कि उन शेयरों पर आधारित होगा जिन्होंने आपको या तो अप्रैल फूल बना दिया है या बनाने की तैयारी में है, तो वो जरूर देखेगा। और इसके साथ ही साथ मस्ती की पाठशाला तो 3:30 बजे है ही दीप, जिसमें हमारे सारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आप किसे, क्यों और कैसे अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं। तो वो भी एक बेहतरीन शो होगा आपके लिए, वो मिस मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये सब हमारी तरफ से नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को कि अगर आप भी अप्रैल फूल से रिलेटेड अपनी कोई भी राय, कोई भी अपने विचार रखना चाहते हैं, आप भी, जो मस्ती की पाठशाला का टॉपिक है वही आप सबके लिए भी है। अगर हमारे एक्सपर्ट भी चाहते हैं कि किसी को भी आप अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं, एक हैशटैग मैं आपको दे देता हूँ, वो हैशटैग लगाकर आप अपने मैसेज भेजें, अप्रैल फूल्स डे विद जी। अभी अभी किसी ने मतलब मुझे भेजा भी एक मैसेज की दीप, मैं डाउट में आ गया कहीं ऐसा तो नहीं दीप आपने भेजा, क्योंकि जिसने भेजा है उसका ट्विटर का आईडी भी दीप है। ओके, उन्होंने लिखा कि अनिल सर मेरे पेड क्लाइंट है, मेरे बताए शेयर टीवी पर देते हैं और मेरा एनालिसिस टीवी पर शेयर करते हैं, ये मेरा अप्रैल फूल है अनिल सर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बड़ा इंटेलिजेंट अप्रैल फूल बहुत बनाया है। बढ़िया। मुझे लगा कि आपकी तरफ से तो नहीं आया है, लेकिन इसी तरह के आप भी हल्के फुल्के मस्ती मजाक वाले जो भी आप अप्रैल फूल के अपने स्पॉट्स हैं, हमारे किसी एक्सपर्ट को बनाना चाहते हैं, मुझे बनाना चाहते हैं, दीप को, किसी और को बनाना चाहते हैं, तो प्लीज आप भी अपना हैशटैग अप्रैल फूल्स डे जी आप जरूर भेजिए। ये सारी प्रोग्रामिंग आज पूरे दिन भर की है, हमने कहा हमारी पूरी टीम ने काफी मेहनत की है इन सारे प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, तो आज आपको दिन भर हमारे साथ रहना है जी। एब्सोल्युटली, दिन भर हमारे साथ रहना है क्योंकि एक्शन पैक्ड साल की शुरुआत, सीरीज की शुरुआत, एंड ऑफ कोर्स आज अप्रैल फूल्स डे की भी होगी। आइए सर, फिर आज का सेटअप समझते हैं आपसे। कहां पर आपकी नजर, संकेत आपको क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत भी पॉजिटिव हैं दीप। वायदा कारोबार के संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं और सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है। आइए अब आज के लिए आपके लिए बड़े जोन बता दूं, 17,225, 17,325, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। आसानी से हम तोड़ेंगे नहीं, इस रेंज में खुलने पर खरीदारी आएगी, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की। 17,075, 17,150 ब्लाइंड बाय जोन है, वहां पर आने पर पक्का खरीदारी करनी है। निफ्टी ऊपर में 17,475, 17,500 हल्की फुल्की रुकावट है, 17,550, 17,625 पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना। बैंक निफ्टी 35,900, 36,075, ये 250 पॉइंट की रेंज आपके लिए पहला सपोर्ट है। इस रेंज में खुलकर हम वक्त बिताएंगे, देखेंगे कितनी ताकत है, नहीं है। इसके नीचे 35,525, 35,725 बहुत ही मजबूत खरीदारी की जगह बनकर आती है बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर की तरफ 36,425, 36,600, ये वो रेंज है जहां पर बार बार जाकर बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे बेसिस पर अटक रहा है। इसके पार निकले तो 36,800, 36,900 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। तो ये बड़े जोन है दीप आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ओके, तो ये तो रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बड़े जोन। सर, आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस? 17,465 के आसपास आप बंद हुए। नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनेंगे, पहले 17,375, 17,325, 250, 225, ये तो हो गए छोटे वाले। 200, 175, 150 और 17,075, ये सारे लेवल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आपको नीचे नजर आएंगे। ऊपर 17,500, 525 दो छोटे लेवल हैं, 550, 600 मीडियम और 625 से लेकर 675 ये फाइनल लेवल बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ के आपके निफ्टी के, माफ कीजिएगा। अब आइए बैंक निफ्टी 36,375 पर आप बंद हुए। पहला सपोर्ट 36,250 और उसके बाद 36,075, 36,025 है। ये तीनों सपोर्ट लेवल है 36,000 के ऊपर के। नीचे आने पर 36,900, 36,800, माफ कीजिएगा, 35,900, 35,850, 35,725 मीडियम सपोर्ट है। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, नहीं के बराबर, लेकिन फिर भी 35,525 और 35,425 को फाइनल सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर आप लिख कर रख सकते हैं। ऊपर की तरफ 36,425, 36,600 दो मजबूत रुकावट के लेवल हैं। पार होने पर 36,650, 36,800, 36,900 और 37,050 तक के लेवल आपके लिए बनते हैं बैंक निफ्टी पर। जी जी, तो ये है आपके लिए सारे बड़े लेवल्स और साथ ही आज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छा सर, थोड़ा डेटा भी समझाएं, कल की मूव के बाद, सीरीज के बाद कैसी है एफआईएस की पोजीशनिंग? पीसीआर क्या कह रहा है आपको? एफआईएस की पोजीशन बताई चुके हैं, थोड़ी सी इंडेक्स पे हायर लेवल पर थोड़ी कम हो जाएगी। आज पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है दीप, 1.07, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क में कोई बदलाव नहीं है और ज्यादा बदलाव आपके लिए लॉन्ग ये स्टॉक लॉसेज में भी नहीं है। इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन का स्टॉक लॉस जो है निफ्टी का वो कल वाला ही है, 17,300 इंट्राडे और क्लोजिंग,
बैंक निफ्टी पर भी वही है, इंट्राडे 36,000, क्लोजिंग 35,850, सेम, कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा बदले भी नहीं, 30-40 पॉइंट का तो मूव आया खाली क्लोजिंग बेसिस पर। शॉर्ट पोजीशन पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे किया है मैंने, 17,575, अब इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों, यानी कि कल का हाई पार करे तो फिर शॉर्ट काट लें। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे का 36,650, क्लोजिंग 36,425, ये दो स्टॉप लॉस हैं जिनको आपको बैंक निफ्टी पर मैनेज करके करना है। जी। ओके, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस और डेटा की पूरी एनालिसिस। नई पोजीशंस आज के लिए बताएं सर। नई पोजीशन खरीदने पहले बीक वाली है, कल के हाइज के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं 17,575 का। नीचे के टारगेट जो बनेंगे दीप को 17,400, 350 छोटे टारगेट हैं, 325 को भी छोटा ही मान लीजिए। इसके बाद जो मीडियम टारगेट बनेंगे वो 17,250, 225 और 200 तक के है। फाइनल टारगेट आपके लिए 17,175 से लेकर 17,150 का बनेगा निफ्टी में बेचने के लिए। आज से खरीदना चाहते हैं तो 17,225, 17,325 की रेंज में आए, यानी कि यहाँ से करीबन 150 पॉइंट, आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, आए तो फिर खरीदना जरूर है, इस रेंज में जरूर खरीदिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूँ, घबराइए मत, लगेगा नहीं वो। 17,075 का स्टॉप लॉस है। ऊपर के टारगेट फिर से 17,350, 375 छोटे टारगेट, 425, 450 मीडियम टारगेट, 550, 500 और 550 फाइनल टारगेट। ये आपके लिए हो गए निफ्टी पर खरीदारी करने के याद से। अब आइए बैंक निफ्टी, यहाँ पर बेचना है, कल के हाई से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए 36,650 का, बेच लीजिए। नीचे का पहला टारगेट बनेगा 36,075 और 36,025, दो छोटे टारगेट है। 35,900, 35,850 और 35,725 मीडियम टारगेट है, इसके नीचे नहीं जाएगा। आगे के टारगेट खाली लिख के रख लीजिए, 35,525, 35,425, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको बिकवाली भी करनी है और खरीदारी भी करनी है। तो अब खरीदारी करने का बता दूं, खरीदारी करने के लिए दीप अगर 36,000 तोड़ा तो वो दो चीज है, अगर 36,000 नहीं तोड़ता तो 36,025, 36,075 ही आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम कर लेगा और वहां पर भी खरीदा जा सकता है 35,900 के स्टॉप लॉस के साथ। फिलहाल जो मैं दे रहा हूँ एक वो क्या कहना चाहिए, एम्बिशियस लेवल दे रहा हूँ, जहां पर आए तो लेना चाहिए 35,725, 35,900, इस रेंज में बैंक निफ्टी आपको मिलता है, जरूर खरीदिए। स्टॉप लॉस यहाँ भी मैं दूर का दे रहा हूँ 35,500 का, इसीलिए दे रहा हूँ ताकि ट्रिगर न हो, ठीक जैसे निफ्टी में भी मैंने दूर का दिया है। चिंता मत करिए, ले लीजिए, इस रेंज में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए। ऊपर की तरफ 36,000, 36,075 दो छोटे टारगेट हैं, 36,150, 250 और 350 मीडियम टारगेट है, 36,425 और 36,600 फाइनल टारगेट है। ये आपके लिए बात निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने के लिए आते, ये है जी। क्लियर है सर। तो चलिए, ये है आपके लिए सारी नई लेवल्स बनाने, नई पोजीशंस बनाने की सलाह और आज का सेटअप भी। बैन में वोडाफोन आइडिया कल था, नई सीरीज की शुरुआत है, तो बैन में कोई भी स्टॉक आज नहीं है। अच्छा सर, थोड़ा डेटा समझाएं, आपने थोड़ा ऊपर इस पर टच भी किया था। हालांकि एफआईज की तरफ से कैश में हमने बड़ी खरीदारी का आंकड़ा देखा है सर, बट कल तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ की वो डील भी थी लगभग 3300 करोड़ की, उसका भी इम्पैक्ट है, और बाकी कैसे समझना है सर? कल के डेटा में कोई खास ज्यादा देखने वाली पढ़ने वाली बात है नहीं, क्योंकि एक्सपायरी का भी काफी कुछ एडजस्टमेंट है, तो उस हिसाब से अगर बाकी आप बताओ ना, अगर 3,000 करोड़ का एफआईज खरीदे हैं और 1,100 करोड़ का घरेलू फंड भी खरीदे, फिर मार्केट नीचे क्यों बंद हुआ 30 पॉइंट बराबर है। तो इसका मतलब ये कल के डेटा में एडजस्टमेंट काफी है, एक्सपायरी वाले उसको ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। आज अगर इतने डेटा आ जाए तो निफ्टी 200 पॉइंट ही बढ़ जाए। रहा सवाल वायदा कारोबार के डेटा कम, फुट कॉल रेशियो वगैरह हम बात ही कर चुके हैं। 17,500 ही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर। मजे की बात देखिए दीप, 7 अप्रैल की जो एक्सपायरी वाली सीरीज है, वीकली सीरीज जो आज से शुरू हो रही है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में 17,500 पर है। तो 17,500 पर 31 लाख शेयर पुट में है, कॉल पे 40 लाख शेयर है, और जाहिर सी बात है आज तो आप उसके नीचे खुल रहे हैं, कल थोड़ा नीचे बंद भी है। तो अब आपको तभी करनी है जब निफ्टी 17,500, 550 की रेंज को पार करके निकल जाए, या तो तब तेजी करिए या फिर तेजी करिए नीचे में 17,325, 17,225 की रेंज में आए तब। बैंक निफ्टी में कोई खास डेटा है नहीं के बराबर है, जिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं है। जी सर, तो चलिए, ये आपके लिए आज का पूरा सेटअप अनिल जी की तरफ से। नई सीरीज की शुरुआत है, नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, देखते हैं किस तरह की ये सीरीज और साल हमारे लिए रहेगा। थोड़ी देर में एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए हैं तैयार, और वो देंगे अपनी बेहतरीन FY23 पिक। नया वित्त वर्ष है, तो इस पूरे साल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स को हैं पसंद, ये जानेंगे। पूरा दमदार पैनल होगा हमारे साथ। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज खबरों पर कौन से शेयर्स पर आपको रखनी है नजर, साथ ही आज ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, ढेरों बदलाव हो रहे हैं, उसके ट्रिगर्स तो हम आपको बाद में बताएंगे। बट वरुण, कुछ अहम ट्रिगर्स जो आज के लिए ये बताएं, कुछ अहम खबरें जो हैं वो बताएं।
ओके, तो गुड मॉर्निंग दीप। सबसे पहले तो करेंसी मार्केट बंद रहने वाला है, तो जैसे कि आपने कल ही बताया था, बैंक्स चालू रहेंगे लेकिन करेंसी मार्केट बंद है आज। ये आपको ध्यान रखना है। वही मार्च के ऑटो सेल्स के नंबर्स आने वाले हैं, तो देखते हैं वहाँ से क्या निकल के आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर तो ये है, हरिओम पाइप्स दूसरे दिन आईपीओ जो है 1.48 टाइम्स अब तक भर चुका है। रिटेल का हिस्सा जो है 3.55 टाइम्स भर चुका है। वेरांडा लर्निंग आखिरी दिन में आईपीओ जो है 3.53 टाइम्स भरा है। रिटेल का हिस्सा जो है 10.76 टाइम्स भरा है। ओएनजीसी का ओएफएस कुल सब्सक्रिप्शन जो है 2.66 टाइम्स के आसपास हुआ है। तो इसके चलते आज ओएफएस का जो हैंगओवर है अब इस कंपनी पे खत्म हो चुका है, तो देखना होगा वहाँ क्या इंपैक्ट देखने मिलता है। वैसे भी नेचुरल गैस के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं, तो ऑयल एंड गैस क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं वहाँ पे नजर रखेगा। $6.1 MMBTU तय किए गए हैं, $2.9 से बढ़ा के, और आज से लागू हो गए। तो जितने ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनी है वहाँ पे नजर रखेगा। साथ ही साथ एटीएफ के दाम जो है वो भी 2% महंगे हो चुके हैं, और ओएमसीज ने जो कमर्शियल एलपीजी के दाम हैं उनमें भी बढ़ोतरी की है। करीब करीब 250 रुपये प्रति सिलेंडर के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। तो इसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नज़र पे होगी, लेकिन महानगर गैस ने दाम घटा दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जो वैट घटा था उसके चलते महानगर गैस ने पास ऑन किया है। सीएनजी पीएनजी दोनों के दाम घटाए गए हैं। सीएनजी के दाम 6 रुपये प्रति किलो और पीएनजी के दाम 3.5 रुपये प्रति एससीएम के आसपास घटाए गए हैं। तो वैसे तो नेचुरल गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन एमजीएल ने घटाया है क्योंकि पास ऑन किया है। और ओएनजीसी पे नजर रखेगा। मध्य प्रदेश में विंध्या बेसिन का कमर्शियलाइजेशन जो है ये कंपनी करने वाली है। करीब 62,000 के आसपास के क्यूबिक मीटर प्रतिदिन के आसपास का गैस उत्पादन जो है ये कंपनी करेगी। तो इसके चलते ओएनजीसी आपके रडार पे होनी चाहिए। तो बेसिकली ऑयल एंड गैस क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं वो आपके नज़र पे होनी चाहिए। तो ये है आपके लिए कुछ खबरें। तो एमजीएल ने सिर्फ महाराष्ट्र के लिए होगा, हाँ। महाराष्ट्र के यूजर्स के लिए राहत है, बाकी किसी के लिए नहीं है। अब महाराष्ट्र ने वैट घटाया था तो पास ऑन यही होगा। पर सिलेंडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फायदा नहीं है। नहीं, हाँ सिलेंडर का फायदा नहीं, लेकिन अब मुंबई में अगर आप देखें ज्यादातर तब तो पाइप टी आ गया, तो उनको फायदा है। तो चलिए, थोड़ी राहत महाराष्ट्र के पीएनजी यूजर्स को है, बट देश भर में गैस के दाम बढ़े हैं और बाकी आपने दामों में बढ़ोतरी तो बड़ी देखी है। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज कौन सी खबरें आपके लेकर आए? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले लुपिन पर हमें फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पर यूएस एफडीए ने इनकी एक न्यू जर्सी में सोमरसेट में एक यूनिट है, वहाँ पर 13 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। ये जांच पूरी हो गई है और फैसिलिटी का कुल ग्लोबल आय में कंट्रीब्यूशन 5% से कम है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड यहाँ पर फोकस रखिए, लगातार यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी है। अब यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया कि करीब 800 करोड़ रुपए के यहाँ पर घोटाले करते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की स्कैनिंग उनकी तरफ से होती हुई दिखी है। साथ ही इन्होंने 3 खबरें, इनफैक्ट दूसरी खबर है स्कूटर हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक लॉन्च किया है, और साथ साथ प्रमोटर ने लगभग 46,000 शेयरों की खरीदारी की है। हिस्सेदारी 34.75 से बढ़कर 34.78% हो गई है। तो पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन हीरो मोटोकॉर्प में आता हुआ दिख रहा है। गुजरात एल्कलीज यहाँ पर फोकस रखिए, क्योंकि दहेज में यहाँ पर जीएसीएल और नाल्को का जो जीवी है उसने नया प्लांट शुरू कर दिया है, और यहाँ पर कॉस्टिक सोडा के साथ साथ 130 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट सेटअप जो है कंपनी करती हुई नजर आएगी। जीएसपीएल ओडिशा में कंपनी ने कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए 2 कोल ब्लॉक्स की बोलियां जीती हैं, तो ये इनके लिए पॉजिटिव है। साथ साथ स्टर्लिंग एंड विल्सन पर भी आज विशेष फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर शपोरजी पालन जी ने लेनदारों को करीब 12,450 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, और वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम से इन्होंने अब फाइनली एग्जिट कर लिया है। एचडीएफसी, एएमसी, एलआईसी ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और 5% से बढ़कर हिस्सेदारी 7.02% हो गई है। लेकिन आपको बता दूं, ये 24 सितंबर 2021 से लेकर 30 मार्च 2022 के बीच ये हिस्सेदारी खरीदी गई थी। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। और अंत में सनसेरा इंजीनियरिंग, जहाँ पर BMW मोटरराइड से इनको लगभग 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो डेफिनेटली इनके लिए ये एक अच्छी खबर है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें जहां पर रखनी है नजर, बट खबरों का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ है। वरुण, आप भी बताएं कुछ खबरें, कुछ बड़ी डील्स का डेटा भी आपके पास? डेफिनेटली है दीप। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एनसीसी लिमिटेड पे नजर रखनी है, क्योंकि जीआरपीएल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने एक परचेस एग्रीमेंट किया है। एनसीसी वाइजैक अर्बन की पूरी हिस्सेदारी जो है जीआरपीएल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को बेची जाएगी। 200 करोड़ के आसपास में इसको बेचा जाएगा। वेदांता पूरे भारत में
पूरे भारत के ऑपरेशंस के लिए 580 मेगावाट के आसपास के रिन्यूएबल एनर्जी का प्लान जो है उसको बोर्ड की मंजूरी मिली है। याद रखिएगा कल हिंदुस्तान जिंक के लिए खबर आई थी, अब वेदांता ऐसे पूरे ग्रुप के लिए खबर आई है और एक एसपीवीए बनाएंगे जिसमें इस पूरे ग्रुप की 26% के आसपास की हिस्सेदारी होगी और कुल निवेश जो है वेदांता ग्रुप की तरफ से इस एसपीवी में करीब 8.5 लाख करोड़ के आसपास रहने वाला है। रुचि सोया, इस कंपनी के एफपीओ को बेहतर रिस्पांस मिला था तो बोर्ड की बैठक में इशू प्राइस जो है वो जाहिर सी बात है अपर प्राइस बैंड यानी कि 650 पे तय हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक 31 मार्च को जो QIP बंद हुआ था उसका जो फ्लोर प्राइस 34.4 था, उसका इशू प्राइस जो है 32.7% के आसपास का रखा गया है। वहीं जुबिलेंट फूड 20 अप्रैल को शेयर विभाजन की रिकॉर्ड डेट तय हुई है तो इस डेट को आप अपने रडार पे रखिएगा। और मैक्स हेल्थ, कल याद होगा आपको काफ़ी सारे बड़े सौदे हुए थे तो यहाँ पे कयाक इन्वेस्टमेंट ने तो करीब 9.69 करोड़ शेयर बेचे थे। नॉजिस बैंक, SBI म्यूचुअल फंड, WF एशिया स्मॉलर कंपनीज फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी है 340 के भाव पे। ये जितने सौदे सब हुए थे। ओके, तो कल की जो ये बड़ी डील हुई है लगभग 10% इक्विटी का सौदा हुआ था। कई सारे इंटरेस्टिंग बायर्स भी निकल कर आए हैं। नजर डालते हैं आज के पूरे ब्रोकरेज एक्शन पर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं नहीं, लेकिन सबसे पहले देखिए ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पूरे दिन फोकस में रहेंगे तो ONGC के साथ शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 235 से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया है। मान रहे कि डिविडेंड यील्ड 9 से 10% की है, वो शानदार है। गैस की कीमतें रिटेल में भी लगातार बढ़ती जा रही तो इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। अर्निंग्स में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी और क्योंकि EPS बढ़ेगी तो हो सकता है कि आगे जाकर डिविडेंड भी जो है यहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिले। लेकिन L&T यहाँ पर देखें तो हल्की कमजोर रिपोर्ट आई है। JP मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2100 रुपये का लक्ष्य दिया, लेकिन कमेंट्री ठीक ठाक नजर नहीं आ रही। एक तो ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, अगर ऑर्डर पिकअप अच्छा होता है तो ही ये इम्पैक्ट जो है ऑफसेट होगा। लेकिन मान रहे कि आगे जाकर क्योंकि इनके जो रोड कंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर ज़्यादा आ नहीं रही है फिलहाल। हाइड्रोकार्बन्स में किस प्रकार की जो है स्थिति रहेगी, यहाँ पर फोकस रहेगा। गोल्डमैन अगर देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखें, लेकिन जो लक्ष्य है इन्होंने घटाया है, 2320 से घटाकर 2140 कर दिया है। इसके अलावा एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई है नोमेरा की, जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो गैस की कीमतें बढ़ी है इसको गेल को जो है बड़ा नुकसान होगा और जो कंज्यूमर्स हैं गैस के इन्हें देखें तो थोड़ा सा नुकसान होते हुए नजर आएगा। लेकिन हैरत की बात है कि किसी भी कंपनी पर टारगेट प्राइस और रेटिंग को बिल्कुल चेंज नहीं किया है तो इस रिपोर्ट को अभी फिलहाल छोड़ देंगे। लेकिन सन फार्मा यहाँ पर नजर रखिएगा, सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1150 रुपये के लक्ष्य लिए 915 की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि इनका जो स्पेशलिटी कारोबार है यहाँ पर ठीक ठाक पिकअप देखने को मिल रहा है। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो फॉरवर्ड कंसेंसस EPS के लिहाज से देखें तो केवल 25 टाइम्स पर है, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो सन फार्मा जो है अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। इसके अलावा HSBC सीमेंट कंपनी पर एक अच्छी रिपोर्ट आई है, जहां पर श्री सीमेंट पर होल्ड की राय के साथ रेटिंग की शुरुआत की है, लक्ष्य दिया 27,700 का। अंबुजा सीमेंट पर भी देखें तो होल्ड के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 410 रुपये का लक्ष्य दिया है, करीब 300 की क्लोजिंग है। और अंत में डालमिया भारत, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की है तो इस रिपोर्ट पर खास फोकस रहेगा, 1496 की क्लोजिंग है, 2430 रुपये का लक्ष्य दिया है। ओके, तो यह है आपके लिए सारी की सारी आज की दमदार रिपोर्ट्स और ये जो गैस प्राइस हाइक आई है उससे भी काफी सेक्टर्स पर होगा इम्पैक्ट। इसके बारे में थोड़ी देर में कुछ बढ़िया रिसर्च भी आपके लिए लेकर आएंगे। पर आइए, अब वक्त है पिक ऑफ FY23 लेने का। हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार। शुरुआत करेंगे बंसल जी के साथ। बंसल जी, गुड मॉर्निंग सर, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। बताएं पिक ऑफ FY23 के लिए कौन सा स्टॉक चूज करा आपने? सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात अनिल जी, सबको दीपांशु सबको, आप सबको, सारे पैनलिस्ट को, को पैनलिस्ट को, आपको अनिल जी को, सारे व्यूअर्स को फाइनेंशियल ईयर 23 की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मेरा FY23 पिक है वो है दीपांशु कमिंस पे खरीदारी की राय है, 1120 के अराउंड मिल रहा है। इन स्तरों पर करेक्शन पर कमिंस में खरीदारी की राय है। मेरे जो लक्ष्य हैं वो 1500 के हैं। इसमें दो तीन चीजें नोट करने वाली हैं दीपांशु की, काफी अच्छा हाइड्रोजन प्ले, अभी हमने देखा था नितिन गडकरी जी भी जिस गाड़ी में आए थे वो हाइड्रोजन पे थी, तो हाइड्रोजन के अंदर एक कंपनी आ रही है। तो हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, एक तो अबंडेंस में अवेलेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी थीम है,
दूसरा एमएनसी है और यहाँ पर ग्लोबल एक्सपर्टीज जो होगी वो बड़ी एडवांटेज होगी। लेह लद्दाख में इन्होंने ऑलरेडी एक पायलट प्रोजेक्ट ले ऑफ कर दिया है, जहां पर इनका प्लान है गोइंग एट फ्यू बसेस को हाइड्रोजन पर ये चला के देखेंगे। तो काफी अच्छा थीम है, ये तो एक नया थीम है। उसके साथ साथ जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो कमिंस में निवेश की राय है, एक साल के अंदर 1500 के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। बड़े कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूं, तो 33% की अपसाइड है फ्राइडे की क्लोजिंग से। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर कमिंस में निवेश की राय है। तो कमेंट्स में है निवेश की राय, 1500 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ FY23। Good morning Dipanshu, good morning Anil ji. Pick of the year, pick of the next financial year देने से पहले दीपांशु आप सभी को, सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को आगामी जो ये आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है इसकी ढेरों शुभकामनाएं, और साथ ही हिंदू नववर्ष की भी आप सबको ढेरों बधाई हैं, और उसके अलावा गुड़ी पड़वा की और चैती चांद की भी आप सबको शुभकामनाएं। और अब खरीदारी की राय है, इस साल के लिए खरीदना है GSFC। दीपांशु जबरदस्त तेजी हमने GSFC में देखी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी शानदार तेजी स्टॉक पे देखने को मिलेगी। तो GSFC में एक मेजर ब्रेकआउट होता हुआ वीकली चार्ट्स पर नजर आ रहा है, तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना होगा 152 रुपए के आसपास। मुझे लगता है कि 199 के लेवल्स आपको GSFC में देखने को मिलेंगे। ओके, तो 199 के लेवल्स के लिए GSFC ये है एक स्टॉक जहां पर आपको करके चलनी चाहिए खरीदारी। एक्शन में ये काउंटर आपको आते हुए दिख सकता है 200 के से 1 रुपया कम। कुणाल जी को पसंद है। सच्ची जी मॉर्निंग सर, आपकी पिक ऑफ FY23। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड जी के पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी अनलॉक थीम्स पे फोकस करना चाहिए। एंड मैं यहाँ पर 2 स्टॉक्स मार्क करना चाहूँगा। पहला स्टॉक होगा PVR का, जिसे हमने अपने संवत के लिस्ट में भी रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक डायमंड फॉर्मेशन एग्जिबिट हो रहा है, जिसका प्राइस टारगेट लगभग 2700 के आसपास प्लेस्ड है। तो जिस तरीके से यहाँ पर वेव इवॉल्व हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी चाहिए। तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 1540 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड पार्टनर टारगेट होगा अराउंड 2700 का। डिक्लाइंस पे एक्यूमुलेट करना है अप टू 1800। जो सेकेंड कॉल है वो है भारती एयरटेल। अगेन यहाँ पर भी अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो काफ़ी अच्छा एक क्लासिकल बुलिश फ्लैग पैटर्न है जो मैच्योरिंग स्टेजेस पे है। सो सीरीज के लिए मुझे लग रहा है 820 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर नज़र आ सकते हैं अप्रैल सीरीज में। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अगर हम इसे 1 साल तक होल्ड करें तो 880 तक के लक्ष्य नज़र आ सकते हैं भारतीय एयरटेल में। खरीदारी करनी है 640 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 640 के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल खरीदें और 1540 के स्टॉप लॉस के साथ PVR खरीदें। 2700 का टारगेट यहां से सचिन दी देख रहे हैं। लगभग 50% की रैली इस पर आ सकती है। अगर डिप आए तो वहां पर खरीदारी की राय रहेगी। शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ है तैयार। शरद जी मॉर्निंग, बताएं FY23 के लिए कौन सा स्टॉक खरीदना है? मेरी रिकमेंडेशन होगी जाइडस वेलनेस एक डिसेंट लॉन्ग टर्म बेट है और ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। शुगर फ्री या कॉम्प्लान रिसेंटली जो अक्वायर किए इन्होंने हाइंस से ब्रांड्स, उसका भी इफेक्ट अभी आना बाकी है। कंपनी अपने रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन कर रही है, जिसका असर आने वाले समय में दिखाई देना चाहिए। हाइंस का एक्विजिशन भी ज़्यादातर इंटीग्रेट नहीं हो पाया क्योंकि जस्ट कोविड के पहले ही हुआ था, तो उसके भी इफेक्ट्स हमें आने वाले समय में दिखने चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि कंपनी 20-22% की मार्जिन आसानी से रैंप अप करेगी अगले 2 साल में, और काफ़ी अग्रेसिव ग्रोथ रहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एनहांसमेंट के साथ साथ। तो इस स्टॉक को हम खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य करीब 2000 रुपये का है 1 साल में। 2000 रुपए के टारगेट के लिए जाइडस वेलनेस पर खरीदारी करें। 1500 पर कल इसकी क्लोजिंग हुई थी। ये काउंटर आपको नए साल के लिए बढ़िया गेंस दे सकता है आने वाले वित्त वर्ष के लिए। वागले साहब भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी लेंगे उनकी पिक ऑफ द ईयर। पर आइए तब तक जो कुछ काउंटर्स हैं एक्शन में उसके बारे में कर लेते हैं चर्चा। शरद जी, ये जो गैस प्राइस हाइक हुई है, अनुमान था लगभग $5.9 के आसपास हो सकती है, $6.1 आया, दोगुनी हो गई है बेसिकली। कैसे समझना है सर इसका इम्पैक्ट? एक तो जो गैस बनाने वाली कंपनी है वो, और दूसरा जो गैस यूजर्स हैं स्पेशली फर्टिलाइजर्स और सिरेमिक्स, वहां पर कितनी बड़ी
परेशानी हो सकती है सर? देखिए, परेशानी तो उनके लिए है क्योंकि फर्टिलाइज़र में, सेरामिक्स में, ये सब जगह में गैस पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा गैस के डेरिवेटिव्स पे भी डिपेंडेंस है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। और जहाँ तक पॉजिटिव की बात है तो ओएनजीसी और ऑयल के लिए 1-2 दिन के लिए पॉजिटिव है, बट लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मेरा ये मानना है कि इस रैली को यूज़ करना चाहिए ऑयल स्टॉक्स में से एग्जिट करने के लिए। और अगर कोई वीकनेस आपको, जो इनके यूज़र्स हैं खास करके फर्टिलाइज़र में तो नहीं, बट सेरामिक्स वगैरह में मुझे लगता है कुछ स्टोरीज़ हैं जहाँ आप ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ कोई इम्प्रूवमेंट आई नहीं है। प्लस रियल एस्टेट की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, तो मुझे लगता है सेरामिक्स में डिमांड रहनी चाहिए काफ़ी बढ़िया। और ये शॉर्ट टर्म है, 2-3 महीने और ऐसा चल सकता है, बट उसके बियॉन्ड मुझे डाउट है कि ये प्राइसेस सस्टेन होंगे। तो देखते हैं, थोड़ा प्राइस हाइक ज़्यादा शार्प आया है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया ये तो फोकस में रहेंगे। गेल, पेट्रोनेट पर भी रखे नज़र, आईजीएल, एमजीएल भी हमारे रेडार पर रहने वाले हैं, बट साथ ही सिरेमिक कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज जो मेजर यूजर्स हैं, चुनिंदा पावर कंपनीज जैसे टोरेंट पावर, उन पर क्या इम्पैक्ट आता है ये भी देखना ज़रूरी रहेगा। इम्पैक्ट एयरलाइंस पर भी आएगा क्योंकि एटीएफ भी 2% बढ़ा है। एयरलाइंस जो फ्यूल यूज़ करती हैं उसमें हमने बढ़ोतरी देखी है। साथ ही कमर्शियल गैस जो सिलेंडर आपके घर आता है, वहाँ पर आपके घर नहीं, जो कमर्शियली इस्तेमाल होता है सिलेंडर, वहाँ पर 250 रुपये की हमने बढ़त देखी है। तो बड़े प्राइस हैक्स हैं और इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट इसका थोड़ा तो आते हुए दिखेगा। पर इंडिगो पर एक बार राय लेनी थी सचिन जी से। सचिन जी, इंटरग्लोब वैसे तो पॉजिटिव ही रहा है, रेस्ट्रिक्शंस भी सारी हट गई हैं, ट्रैवल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बट साथ ही इनके लिए कॉस्ट का भी थोड़ा इंपैक्ट है। खैर, चार्ट्स क्या कहती हैं इंडिगो की? दीपांशु, चार्ट्स में कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट 2000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर ये सस्टेन हो जाता है ऑन अ ब्रेकआउट लेवल बेसिस, तो मुझे लग रहा है लगभग 2150 2130 के आसपास के स्विंग्स इमीडिएटली बनने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश आउटलुक ही रखना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है आपको अराउंड 1960 पर। तो यह है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, देखते हैं आज ट्रेड में ये कैसा मूव करता है। शरद जी, हीरो मोटो पर राय रखते हैं सर? ये जो पूरा सागा रहा है पिछले हफ्ते 10 दिन का, आईटी रेड हुई, फिर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया, फिर आरोप लगे लगभग 1000 करोड़ की हेराफेरी की। कल आईटी डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट आया कि 800 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है। कंपनी तो इसे डिनाई कर रही है, बट सीरियस डेवलपमेंट्स है सर, और स्टॉक पर भी इसका इम्पैक्ट दिखा है। आपकी क्या राय है? देखिए, इस टाइप की डेवलपमेंट से एक बार तो कॉन्फिडेंस शेक होता है, खास करके जब हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी पे ऐसी कोई एलिगेशन लगती है, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैं पिछले 20-25 साल में कभी भी मैंने कुछ ऐसा हीरो मोटोकॉर्प के बारे में सुना है। तो सरप्राइजिंग तो है। अब अगर ये निकल के बट अगर प्राइस में रिएक्शन देखें तो मुझे लगता है ज़्यादातर रिएक्शन उस इवेंट का आ चुका है। बट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इसमें होल्डर्स हैं और वो इस तरीके के इवेंट्स को काफ़ी सीरियसली ले सकते हैं, तो थोड़ा और करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। बट इस वक्त व्यू देना मतलब काफ़ी मुश्किल है। वैल्यूएशन वाइज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इस टाइप की चीज़ निकल के आए कि एक ऐसी कंपनी में से ये उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल, जब न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट आता है तो फिर उस समय कंपनी की ट्रू वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे 7% गिरा था एक दिन, उसके बाद पिछले 2-3 दिनों से अच्छी रिकवरी भी रही है। पर देखते हैं कि ये जो अब आईटी डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट आया, वहां से क्या इम्पैक्ट रहता है इसका। कुणाल जी, चार्ट पर हीरो मोटो रीसेंट फॉल और उसके बाद बाउंस बैक के बाद 2300 पर क्या करना है इसमें? देखिए, काफी समय से ही दीपांशु स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो चार्ट्स अगर आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ट्स नहीं है। सपोर्ट जो है चार्ट पर इन स्तरों के आसपास जरूर है, तो बहुत मुमकिन है कि आपको ये जो एक बार ये खबरों का सिलसिला रुक जाए तो यहां से एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरी तुरंत कोई खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है वेट एंड वॉच कीजिए। बाजार में और बहुत बेहतरीन विकल्प हैं जहां चार्ट बिल्कुल साफ हैं, तो इन स्तरों पर हीरो मोटोकॉर्प को अवॉइड करने की मेरी राय। बिल्कुल, तो इन स्तरों पर तो हीरो मोटो को अवॉइड करिए। देखते हैं इसके बाद क्या होता है इस काउंटर में। गुजरात एल्कलीज, ये भी इंटरेस्टिंग वन है। दहेज में जो इनका एक नाल्को के साथ जॉइंट वेंचर का प्लांट था, वहां से उत्पादन शुरू कर दिया गया है। कॉस्टिक सोडा 8000 टन की यहाँ पर कैपेसिटी है, तो वहां से आप देखिए एक्शन आएगा। साथ ही एक कैप्टिव प्लांट भी इन्होंने सेटअप कराया और स्टॉक भी एक्शन में रहा है। 900 के लेवल्स हैं बंसल जी गुजरात एल्कलीज में, यहां से और मोमेंटम देखते हैं सर? देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और इनफैक्ट सब लोगों ने, इनफैक्ट मैंने, कुणाल जी और बाकी लोगों ने भी इसको रिकमेंड करा हुआ है। और टेक्निकली दीपांशु जिनके पास है होल्ड करें, और स्टॉक जो है 2018 के हाइस के अराउंड ट्रेड कर रहा है,
तो यहाँ पर दीपांशु खरीदारी की राय नहीं है, या तो डिप पे खरीदे या 935 935 के ऊपर निकल के जब क्लोजिंग दे तब अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा। तो इन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए दीपांशु। देखिए जिस तरीके से हमने बोला था प्री कोविड हाइस के ऊपर निकले तो लेना, तो जो भी स्टॉक 2018 के हाइस के ऊपर निकल रहे हैं उनको खरीदारी, उसमें खरीदारी की राय होगी, क्योंकि 2018 में ये म्यूचुअल फंड के रिक्लासिफिकेशन की वजह से मिड कैप स्मॉल कैप में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था। तो ये स्टॉक 900 रुपए के अराउंड चल रहा है, डिप में खरीदें और एक बार 935 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आ जाए तब आंखें बंद करके खरीदना चाहिए एग्रेसिवली। तो ये है आपके लिए राय जहां तक गुजरात एल्कलीज का सवाल है। देखते हैं किस तरह का एक्शन आया था। डिप पे खरीदारी जरूर करनी है, ये आपके लिए क्लियर बनते हुए दिख रहा है। लुपिन, इस पर भी एक बार राय लेते हैं शरद जी से। यूएस एफडीए ने जो इनकी न्यू जर्सी की यूनिट है वहां पर सर्च करी सर, और 13 ऑब्जर्वेशंस वहां पर निकली हैं। लगातार यहाँ पर परेशानी रहती है, चाहे इनकी गोवा यूनिट हो, बाकी इंडिया की कोई यूनिट हो, या फिर अब न्यू जर्सी की बात हो रही है, और स्टॉक भी अंडर परफॉर्मर रहा है। और इसका इंपैक्ट समझना चाहिए शरद जी, या फिर सेलिंग हो चुकी है इसकी? नहीं, मेरे हिसाब से ये डिस्काउंटेड है, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद 5% जैसा ही इफेक्ट है इस यूनिट का। तो 5% ही रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, और जो 13 ऑब्जर्वेशन है कंपनी के हिसाब से ये है कि वो कोई मेजर ऑब्जर्वेशंस नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। प्लस इन वैल्यूएशंस पे स्कोप ऑफ इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम है लुपिन में। मेरे हिसाब से इन वैल्यूएशंस पे बाई करना चाहिए, काफ़ी डिसेंट अपसाइड आने वाले समय में स्टॉक में मिल सकती है। तो ये आपके लिए लुपिन ओवर सोल्ड है, ओवर डिस्काउंटेड है, तो शायद यहाँ से वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाएगा। फिलहाल देखते हैं खबरों के दम पर कैसा रहेगा ये काउंटर। आइए वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। वागले सर, गुड मॉर्निंग। बताएं FY23 के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है HAL ने कल एक ब्रेकआउट दिया है, मंथली चार्ट्स बहुत ही अच्छे बने हैं, तो मेरा मानना है HAL खरीद के चलना चाहिए। 1440 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1620 तक का मेरा टारगेट होगा। ये पूरे एक महीने के लिए है। ओके, तो ये है आपके लिए HAL, जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। वागले साहब को ये काउंटर आ रहा है पसंद। ऐसी ढेरों और स्टॉक्स पर करनी है चर्चा, कुछ और बेहतरीन पिक्स भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ।